हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, कड़वी लग जाए, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो इस धोखे के अंदर आप अपने बहुत सारे पैसे और समय खराब कर लेते हैं। मैं बात करने वाला हूँ टोटली मेंटेनेंस केस पे। मेंटेनेंस केस में यदि आप हस्बैंड हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और मेंटेनेंस केस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आगे जाकर के आप अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, पूरे तरीके से फंसा हुआ पाते हैं। और सामने वाली पार्टी कैलकुलेशन कर रही होती है कि मेरा साल का इतना है तो मैं कम से कम इतना लेके छोड़ूंगी, यानी वो जो डिमांड अपनी बोगस डिमांड कर रहे होते हैं उसको बल मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अभी मेरे पास कल एक लेमैन की कॉल आई जिसके बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनका ये कहना था कि सर ऐसा है, मेरे ऊपर एक मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सारी एविडेंस भी कोर्ट को दिए, फिर भी कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया और टोटल एरियर 4 लाख रुपए का हो चुका है। अब मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 4 लाख रुपए देने को नहीं है। तो मैंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी। और जब मैंने ये पिटीशन वहां पर फाइल करी तो हाई कोर्ट में एडमिशन के टाइम पे जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, आपके ऊपर 4 लाख का तो एरियर है, तो पहले तो आप वो 4 लाख रुपए दो, उसके बाद हम आपकी पिटीशन को एंटरटेन करेंगे, वरना हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट के बाद उनके मेरे को कॉल थी। अब मैं क्या करूं, हाईकोर्ट तो एडमिट कर नहीं रहा। अब दोस्तों, ये सच्चाई है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हाईकोर्ट आपको कह देता है कि कम से कम 50% एरियर आप पे कीजिए। कई बार होता है आपको 100% के लिए भी कह दिया जाता है, तब तक आपकी क्रिमिनल रिवीजन एक्सेप्ट नहीं होती, यानी आप फंस गए एक तरह से देखे तो। अब वो 4 लाख रुपए चाहे आप लोअर कोर्ट में दे लो चाहे आप हाई कोर्ट में दे लो। अब मान लेते हैं कि वो 4 लाख रुपए आपने हाई कोर्ट में जाके पे कर दिए और आपकी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, अब इसके आगे फिर एक चीज, भले एविडेंस कुछ भी आपने दी है लेकिन जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो इस बिहाफ पे हुआ कि वो आपकी पत्नी अलग रह रही है और आपको देना है। ठीक। अब कोर्ट ने देखना है क्वांटम। अब अगर क्वांटम ऐसा है जैसे कि इस मामले में था, क्वांटम उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिनिमम था जिसके आधार पे 4 लाख रुपए बने थे, तो हाई कोर्ट में जाके फायदा क्या मिलेगा? हाई कोर्ट उसको कम नहीं करने वाला है। फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे भी कम नहीं होगा। एक मिनिमम तय है, उससे नीचे कोई सी भी कोर्ट नहीं जाएगी। तो वो इंट्रीम जो है, अगर आप उस पर कहते हैं कि मेरे सबूत नहीं देखे गए, तो कोर्ट का ये उसमें कहना होगा कि भाई ये तो इंट्रीम है, इंट्रीम में सबूत थोड़ी देखे जाएंगे, ट्रायल तो अब चलेगा। तो यानी आप ये समझ लें कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस ऐसा बंदा है जो कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग क्वांटम उसका बिल्कुल ठीक है, तो उसको चैलेंज करके केवल आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं। अब बात आती है, तो सर मैंने तो गलती भी नहीं करी और क्या हर साल अब मैं 2-3 लाख रुपए इसको देता रहूं? इसी के लिए दोस्तों आपको बताया जाता है कि मेंटेनेंस के केस, डीवी केस, ऐसा कोई भी केस जिसमें वाइफ आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, आप 1000 सबूत दे लो, आप जो मर्जी कर लो, आप लड़के इसको जीत नहीं पाओगे। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला होता है जिसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपने साबित कर दिया कि आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा कमाती है, कर दिया वो आपकी लीगली वेडेड वाइफ ही नहीं है। अदरवाइज हर केस में आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आप अपनी लड़ने की स्ट्रेटेजी चेंज करो। 1990-1980 के दशक में जैसे केस लड़े जाते थे कि सामने वाला केस करेगा और हम अपना सिर नीचे करके बजवाते रहेंगे, ये टेक्निक छोड़ दो। अगर इस तरह से आप चलोगे तो कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय किसे कहते हैं? न्याय तो इसे कहते हैं जिसने गलत किया है उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए बल्कि पनिशमेंट मिलना चाहिए। यहाँ तो क्या होता है कि जो गलत कर रहा है वो अपने गलत का बेनिफिट भी उठा रहा है और आपको तकलीफ भी हो रही है, आपके लाखों रुपए केस में भी जा रहे हैं, पर मंथ भी आपको देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गलत हो या सही हो, बस आप हस्बैंड हो तो देना आप ही को है। तो ये स्थिति आज के समय चल रही है। अब ऐसी स्थिति से कोई सिस्टम आपको बचाने वाला नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। आपको खुद अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। उसके लिए तमाम वीडियो मैंने बनाए, आपको हर बार बताया कि भाई जब भी आपके ऊपर ये केसेज होते हैं यू हैव टू टेक स्टेप। आप अपनी तरफ से स्टेप लो, लेने पड़ेंगे आपको। अगर आप लोगे तो आपका बचाव 100% होगा, नहीं लोगे तो 100% आप पैसा दोगे और कोई इसका तरीका नहीं है। अब बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन, बार बार कौन सा केस करें सर, कौन सा केस करें, हमारे यहाँ सब मना कर रहे हैं, कोई केस नहीं बनता। वो तो मुझे भी पता है। इट इज नॉट वेरी सिंपल कि आप गए और आपने डाल दिया और सब आपको सपोर्ट कर देंगे। टेक्निकल है। कौन सा केस आपकी तरफ से बनेगा वो आपके मामले पर निर्भर करता है। तो आप क्या चाहते क्या हो? अगर आपको मैं ऐसे 4 धाराएं बता दूं, आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या इन धाराओं में जाके डाल लूं? ना हुआ तो कुछ गड़बड़ हो गया तो ये सब तो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है ना। ये जो वीडियोज हैं तो जनरलाइज हैं कि आपको बस एक मार्ग दिखा दिया गया। अब एक्चुअल में आपके कागजों के आधार पर ही तो तय होगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आपकी जो प्रॉपर मामले की हिस्ट्री है उसके आधार पर ही तो तय होगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आपकी लोकेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी,
देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या काउंटर चलेगा, क्या काउंटर नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि बिना कागज पत्र देखे या मैं हवा में आपको 4 धाराएं बताऊं और आप जाके कर लो, गलत हो जाएगा। तो इसलिए बात को अच्छे से समझिए कि कैसे आपको जाना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ना कि अगर आपके ऊपर कोई केस हो रहा है, झूठा केस है, तो 100% अपने दिमाग को एक फ्रेम में ले आओ कि मुझे अब इनके ऊपर एक्शन लेने, क्योंकि इन्होंने गलत किया। काउंटर केस करना मुश्किल जरूर है, क्योंकि इन्हीं काउंटर केसेज के लिए लोग पता नहीं कहाँ से ट्रैवलिंग करके हमारे पास आ जाते हैं। इससे पता चलता है हमको भी कि भाई उनके प्लेस पे उनको रेमेडी नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए तो बेचारे इतना दूर ट्रैवल किए। इसीलिए तो 1 घंटे की मीटिंग के लिए लाखों रुपए का उन्होंने अपना किराया खर्च कर दिया फ्लाइट का, पूरी फैमिली आई है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है इन घटनाओं से कि एक्चुअल में हमारे देश में काउंटर को लेकर के क्या हाल है। इतना आसान नहीं है दर्ज होना। तो वो आप जो लिखते हैं ना, वो ठीक है कि आपके यहाँ पे मना कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि होगा नहीं, होगा भी, हमें रिलीफ भी मिलेगा, ये केस भी वापस लेंगे, हम इससे बाहर भी आएंगे। बस अपने आप को शांत रखो और थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचो, थोड़ी स्टडी करो। और स्टडी का मतलब ये नहीं कि सालों बैठे रहे आप, स्टडी का मतलब है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और एक्शन लो इनके ऊपर। केवल तभी इसी प्रकार से आप जो मेंटेनेंस का अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर आता है, इसको हटा सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को फिर जब तकलीफ होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई मैंने एक झूठा केस डाला, ठीक है मुझे कोर्ट से मेंटेनेंस ग्रांट हो गया महिला कानूनों की बहुलता के चलते, लेकिन जो मैंने गलत किया उसके लिए मेरे पे भी एक केस दर्ज है, तो जितना मुझे वहां से मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो मेरा इस केस में खर्च हो रहा है। तो वो भी इस बात पे आएंगे कि इसको निपटा लेते हैं। तो रीजन आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा कि क्यों वो आपसे सेटलमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे कैसे आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ना होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।